तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम आवेश जानेंगे, आवेश क्या है। तो आवेश क्या है इसके बारे में सबसे पहले यूनान के एक दार्शनिक थेल्स थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है। वैसे आवेश की कई सारी डेफिनेशंस हैं, तो एक डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख रखी है बोर्ड पे। आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण कोई वस्तु अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। जैसे आप समझिए, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वे जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाती हैं। जैसे बैलून को आप सिर से ऐसे रगड़िए बालों से, तो छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को आसानी से उठा लेता है। स्केल को आप सर से रगड़िए और फिर उसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आसानी से उठा सकते हैं। तो ये एक क्या है, आवेश ही। ये क्या है, आवेश का गुण है। तो इसी प्रकार से हमने कहा आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण कोई दो वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करती है। वैद्युत बल का मतलब है कि आवेशों के कारण जो बल लगता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। तो एक परिभाषा हुई, आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण कोई वस्तु अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। अगर कोई वस्तु जिस पर आवेश है तो दूसरी वस्तु पर क्या करेगी, वैद्युत बल आरोपित करेगी। ठीक है। तो देखिएगा, एक अन्य इसकी परिभाषा यह है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। एक और परिभाषा है, आवेश व भौतिक अथवा एक परिभाषा और देता हूं आपको, अथवा एक परिभाषा और लिख देते हैं, आवेश वह भौतिक राशि है। आवेश वह भौतिक राशि है। आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण जिसके कारण किसी वस्तु में किसी वस्तु में वैद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण किसी वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत तथा चुंबकत्व का का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा कि आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण किसी वस्तु में विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है और चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। आप जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा I इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब आवेश बहता है तभी तो विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है। आपने एक ऑस्टेड का प्रयोग पढ़ा हुआ हाई स्कूल में। हाई स्कूल ऑस्टेड में क्या बताया, जब किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश क्या करता है, किसी वस्तु में विद्युत तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करता है। कोई भी परिभाषा आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आवेश बच्चों, आवेश का जो मात्रक है इसका मात्रक आवेश का जो मात्रक है इसका मात्रक बच्चों होता है कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर यहां से हो जाएगा आई इंटू टी। तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड, कूलाम या एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो इसका सबसे छोटा मात्रक इसका इसका सबसे छोटा मात्रक सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन है। इसका सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। ठीक है। और सबसे बड़ा मात्रक, इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो सबसे बड़ा मात्रक क्या है, सबसे बड़ा मात्रक, तो इसका बच्चों सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। ठीक है। आवेश के बारे में
हमने ये जाना कि आवेश क्या है। आवेश वो भौतिक राशि है जिसके कारण कोई वस्तु अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। आवेश को क्यू से नोट करते हैं। इसका मात्रक कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड है। इसका सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है, सबसे बड़ा मात्रक इसका फैराडे है। ठीक है, फैराडे के अनुसार आवेश दो प्रकार का है। ठीक है, फैराडे एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। फ्रैंकलिन के अनुसार फ्रैंकलिन के अनुसार फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का है। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है भाई, आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। पहला है धनावेश। पहला क्या होता है? धनावेश। और दूसरा होता है बच्चों ऋणावेश। धनावेश और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक पदार्थ चाहे छोटी से छोटी बड़ी, छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में ये अंदर का भाग है, ये नाभिक कहलाता है। और नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और क्या पाया जाता है बच्चों? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और नाभिक के बाहर जो ऑर्बिट्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। और इतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे कितना? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश प्रोटॉन के ऊपर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। ओके, अब जानिए कि सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर बराबर होती है। जैसे मान लो कोई ये परमाणु है, इस पे 4 प्रोटॉन है, तो इसमें 4 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इस पे अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश जितना इलेक्ट्रॉन पर, जितना प्रोटॉन पर उतना इलेक्ट्रॉन पर, तो ये एक दूसरे के आवेश को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो ये परमाणु उदासीन होगा सामान्य अवस्था में। लेकिन जब बाहर से किसी कारणवश किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं को छोड़ करके चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर वाली कक्षा में आ जाएगा या कक्षा छोड़ करके चला जाएगा। तो जैसे मान लो ये परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाता है मान लो, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे के आवेश को खत्म कर रहे होंगे, ये इसको मतलब निष्प्रभावी बना रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया यहाँ से, तो इस पर इफेक्टिव चार्ज कौन सा, प्रभावी आवेश कौन सा रह गया? धनावेश रह गया। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर ये परमाणु पर कैसा आवेश बढ़ गया? धनावेश। क्यों? क्योंकि वही नाभिक में है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो निकल नहीं सकते। तो निकला क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस वाले आवेश को, धनावेश को, कोई डिफ्यूज करने वाला नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो ये धनावेश उत्पन्न कर देगा। ऐसे परमाणु को आयन कहने लग जाते हैं, धनायन कहने लग जाएंगे। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक और इलेक्ट्रॉन चला जाए तो और ज्यादा धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे तो कैसा आवेश उत्पन्न हो रहा है? धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये जो परमाणु है, परमाणु पर ये दो इलेक्ट्रॉन इसको तो खत्म कर रहे होंगे, धनावेश को, लेकिन इन दो धनावेशों को कोई खत्म करने वाला नहीं है। इसलिए इस परमाणु पर कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश। धनावेश कब उत्पन्न होता है? हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी से। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लो कोई एक और परमाणु हो, कोई और अन्य परमाणु है, इस परमाणु पर जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हो और इस परमाणु पे मान लो 3 प्रोटॉन है और 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस पे से चला गया था, तो मान लो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसमें तो सामान्य अवस्था में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। लेकिन जैसे बाहर से कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को यहाँ कोई खत्म करने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर से आ गया है। और प्रोटॉनों की संख्या तो निश्चित है वहां पर, तो वो तो
कम मतलब उसकी कमी और अधिकता प्रोटोनों की नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉनों की हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ये वाला जो आवेश है, इसको यहाँ कोई खत्म करने वाला नहीं है। इस प्रकार इस वाले परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज कब आया? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो यानी ये जो परमाणु है वो ऋणायन बन जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का था। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी और जान लेते। नोट, पहली बात, आवेश आवेश के गुण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व, उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व, आवेश के गुण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉन का, केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं। किसका नहीं होता? प्रोटॉन का नहीं। क्यों नहीं होता भाई प्रोटॉन का? क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होते और प्रोटॉनों को निकालना असंभव है। इलेक्ट्रॉनों को तो हम निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी की जा सकती है, लेकिन प्रोटॉनों की अधिकता और प्रोटॉनों की कमी नहीं की जा सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश के गुण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व तो केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे आपने यहाँ समझा कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, प्रोटॉन की बात नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में है और नाभिक में से प्रोटॉनों को निकालना असंभव है, क्योंकि ये प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे हुए हैं। तो आवेश के गुण को उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं। क्योंकि क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं भाई साहब? क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, नाभिक में होते हैं। अतः इन्हें निकालना, अतः इन्हें निकालना, किन को निकालना? प्रोटॉन को। अतः इन्हें निकालना क्या है? असंभव। अतः इन्हें निकालना, निकालना क्या है बच्चों? असंभव है, असंभव है। ठीक है भाई, असंभव है, असंभव है। ठीक है, प्रोटॉनों को निकालना असंभव है। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, दूसरी बात और समझ लो। समान आवेशों को, समान आवेशों को, समान आवेशों को सजातीय आवेश कहा जाता है। समान आवेशों को क्या कहते हैं भाई साहब? सजातीय आवेश कहते हैं। समान आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे जैसे समान आवेश, जैसे आवेश देखो धन आवेश और ऋण आवेश है, तो समान आवेश जैसे प्लस क्यू, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। तो जैसे ये दो प्लस क्यू आवेश है, तो ये कैसे आवेश हो गए? सजातीय आवेश। अब जैसे मान लो दो और आवेश है कोई माइनस माइनस के, तो ये विजातीय, तो ये कैसे हैं? ये भी सजातीय आवेश है, क्योंकि ये एक जैसे हैं। ठीक है, तो समान आवेशों को हम क्या कहते हैं? सजातीय आवेश कहते हैं। अच्छा देखिए, तीसरी बात, असमान आवेशों को, असमान आवेशों को, असमान आवेशों को क्या कहा जाता है? विजातीय आवेश कहा जाता है। विजातीय आवेश कहा जाता है। असमान आवेशों को विजातीय आवेश कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, असमान आवेशों को क्या क्या कहा जाता है बच्चों? विजातीय आवेश कहा जाता है। जैसे 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 क्या? प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये कैसे आवेश हो गए? विजातीय आवेश। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक एक दूसरे को एक तरफ से आकर्षित करती है, वो पलट दो एक हिस्सा तो प्रतिकर्षित करने लग जाती है चुंबक। वैसे ही आवेशों का भी यही होता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तथा विजातीय आवेश, तथा विजातीय आवेश, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित, एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है भाई, ये हुआ आपका आवेशों के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्या? क्वांटमीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण बोल सकते हो, क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत या क्वांटमीकरण का सिद्धांत। क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है भाई साहब, इस बात को समझते हैं। पहले आप एक बात बताइए मुझे, जैसे मान लीजिए हम 4 से 2 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 3 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 5 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 6 का मल्टीप्लाई करें, तो ये 4 के साथ में जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका गुणज होता है। ठीक है, जैसे 2 का 4 के साथ गुणा हो रहा है तो 2 का गुणज क्या है? 4। ऐसे 4 का गुणा 3 में हो रहा है तो 4 का गुणज क्या हो गया? 3। और 3 का गुणज क्या हो गया? 4। 4 का यहाँ गुणज 4 है, 4 का ये 4, ऐसे 4 का गुणज यहाँ 5 है, 5 का गुणज 4। तो इनको कहते हैं गुणज, जिसके साथ गुणा होता है उसे कहते हैं गुणज। अच्छा, ये पूरी 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 संख्या है 1 2 ये 2 3 4 5, ये कंप्लीट नंबर है, इसलिए इनको कहते हैं पूर्ण गुणज है। ये कैसे है? पूर्ण गुणज है। जैसे 1.5 होता तो ये पूर्ण गुणज नहीं होता, 1 होल्ड 1/2 होता तो ये पूर्ण गुणज नहीं होता। पूर्ण गुणज क्या है? गुणज तो है ही है लेकिन पूर्ण है, 1 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? ये क्या है? कंप्लीट नंबर है, तो इसलिए कहेंगे पूर्ण गुणज। अब हमने कहा आपसे पहले पढ़ा था, हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी से और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। तो आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ वस्तु बच्चों कि इस वस्तु पर कोई हमें आवेश उत्पन्न करना है, यहाँ पर ऋणावेश, तो जैसे मान लो हम क्या कर सकते हैं, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन मान लो इसको हम दे देंगे तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा आवेश हम नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा आवेश नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन मूल कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सूक्ष्म आवेश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो क्या है? सबसे छोटा आवेश है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे मूल आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के टुकड़े करके आवेश को नहीं दिया जा सकता, जैसे आधा इलेक्ट्रॉन दे दें, 1.25 इलेक्ट्रॉन दे दें, 1.25 इलेक्ट्रॉन दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। पूरा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाए, 5 इलेक्ट्रॉन दिए जाए, 10 इलेक्ट्रॉन दिए जाए। तो किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो इस वस्तु पर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम इस पर आवेश आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन दिया। और जैसे एक और इलेक्ट्रॉन दे दें तो जो आवेश हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। ऐसे ही Q बराबर 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। 3 आवेश दे दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऐसे ही। तो कहने का मतलब है किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में ही तो होगा। जैसे किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज में होता है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को जब आवेश देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु पर जो हम आवेश देते हैं वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के, तो किसी वस्तु पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज में ही होता है। क्योंकि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो मैं यहाँ से परिभाषा दे सकता हूँ कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। पूर्ण गुणज का मतलब है या तो उस वस्तु पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 के, या 3 के, या 4 के, या 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, यानी पूर्ण गुणज में होता है। यानी अगर Q बराबर, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मान लो n इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 को हम E लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। पूर्ण गुणज का मतलब कंप्लीट नंबर में होती है। यानी उस वस्तु पर आवेश या तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 के, 4 के, 5 के, 6 के, 8 के, 10 के, 20 के। ऐसा नहीं कि उस वस्तु पर 5.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाए, 6.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस परिभाषा को ऐसे कर देते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा
आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के इलेक्ट्रॉन के आवेश के इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। पूर्ण गुणज में होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में ही नहीं होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात कहा जा सकता है बच्चों कि Q बराबर N इंटू ई। क्यू बराबर क्या, N इंटू ई, यानी इलेक्ट्रॉन जो आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में होगी। यहाँ N क्या हो सकता है, ये कंप्लीट नंबर होगा 1 2 3 4 5, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट। और ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का आवेश ही, इलेक्ट्रॉन का क्या है बच्चों, आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश वो कितना होता है, 1.6, कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है बच्चों। ठीक है, ये इतना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे छोटा होता है, इसलिए इसके हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो यहाँ नोट में आप एक बात और लिख लो, इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूलावेश कहा जाता है, मूलावेश कहा जाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहा जाता है, मूलावेश कहा जाता है, राइट। अब बात करते हैं हम, ये क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैद्युत बलों की। ये वैद्युत बल क्या होते हैं, वैद्युत बल जानिए। वैद्युत बल, वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या है। तो बच्चों, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, आवेशों के बीच जो बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। तो लिख लेंगे, आवेशों के बीच, इसके बीच बच्चों, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, कैसे भी आवेश हो, ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले इसको बल को, आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम, वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल कहते हैं, आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब हमने कहा आवेश दो प्रकार के, ठीक है, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, हमने ऐसे बनाया था। धनावेश ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अब एक जैसे आवेश हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश है तो आकर्षित करते हैं। तो दो प्रकार का बल लगेगा, यानी आवेशों के बीच दो तरीके का बल लगता है। हम ये कह सकते हैं कि आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल लगता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। हम कह सकते हैं यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। पहला है, पहला क्या, पहला है बच्चों आकर्षण वैद्युत बल। पहला है आकर्षण, आकर्षण वैद्युत बल, आकर्षण वैद्युत बल। ठीक है भाई, और दूसरा है प्रतिकर्षण वैद्युत बल, प्रतिकर्षण वैद्युत बल। आकर्षण वैद्युत बल और दूसरा है प्रतिकर्षण वैद्युत बल। आकर्षण बल, आकर्षण वैद्युत बल और प्रतिकर्षण वैद्युत बल। अब आकर्षण कब लगता है, ये लगता है बेटा विजातीय आवेशों के बीच में। तो आप कह देंगे कि विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय मतलब अलग अलग जाति के, जैसे +Q -Q, विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को, विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को, बल को क्या कहते हैं, विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं बेटा, आकर्षण वैद्युत बल कहते हैं। आकर्षण वैद्युत बल, आकर्षण वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आकर्षण वैद्युत बल कहते हैं। जैसे, जैसे किसके बीच लगेगा ये, जैसे +Q व
माइनस क्यू के बीच, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच। ठीक है। अच्छा, अब आता है प्रतिकर्षण वैद्युत बल। तो देखो सजातीय आवेशों के बीच, किसके बीच? सजातीय आवेश, ये विजातीय आवेश एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। अब सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले, लगने वाले, सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं बेटा? प्रतिकर्षण, सॉरी प्रतिकर्षण, क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण वैद्युत बल कहते हैं, प्रतिकर्षण वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाइए, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयार करिए इसको। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके मुझे पूछिएगा, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो सजातीय आवेशों के बीच में लगने वाले बल को प्रतिकर्षण वैद्युत बल कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे किसके बीच लगेगा ये? जैसे, जैसे प्लस क्यू के बीच, और प्लस क्यू क्या है? ये कैसे? ये सजातीय आवेश, ठीक है। अच्छा, वो किसके किसके बीच लग सकता है? माइनस क्यू व माइनस क्यू के बीच, माइनस क्यू व माइनस क्यू के बीच। तो ये क्या है? ये इस तरीके से हमने क्या पढ़े? ये वैद्युत बल पढ़ लिए। वैद्युत बल दो तरीके के हुए, ठीक है, राइट। हम पढ़ने वाले हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का क्या बच्चों? सिद्धांत। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, आवेश कहीं फैक्ट्री में नहीं बनना है कि भाई इलेक्ट्रॉन जाके खरीद लाओ, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के। इलेक्ट्रॉन खरीद नहीं है सकते, कहीं बनते नहीं। हमने पढ़ा था आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंचाया जाता है ना। जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो ऊष्मा मिलती है वस्तु को, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मा मिलती है, इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पा करके वहां से हट जाता है या दूसरी वस्तु पर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने का मतलब है कि आवेश स्थानांतरित होना। तो आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, आवेश को नया नहीं बनाया सकता, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे क्या है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो हमने कहा आवेश को, आवेश को न तो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही, और ना ही नष्ट किया जा सकता, और ना ही क्या? नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल, इसे केवल एक वस्तु से, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं बच्चों? स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है रेगुलर क्लास लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, डर नहीं लगेगा, पक्का है। तो स्थानांतरित किया सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कूलाम का नियम। क्या पढ़ने वाले? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है भाई? देखिए, कूलाम ने क्या किया, आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसके संबंध में क्या किया उसने? एक नियम दिया। कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में क्या दिया? एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं।
और इस नियम के अनुसार, नियम को समझिए क्या है, किन्हीं दो, ये सारी बारीकियां कूलाम के नियम की मैं बता दूंगा आज। किन्हीं दो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला, लगने वाला क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब देखिए, प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब जैसे मान लो कोई दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है। अब इनके बीच हमें कैसे पता चलेगा कि आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण, इनके चिन्हों से। अब चिन्ह हमें पता नहीं, तो नियम तो वही दोनों के लिए लगेगा। तो हो सकता है कि दोनों बल प्लस प्लस, दोनों आवेश प्लस प्लस के हों, दोनों माइनस माइनस के हो सकता है, एक प्लस का हो माइनस का हो। तो कूलाम का नियम तो वैद्युत बल के लिए है, और वैद्युत बल दो प्रकार का है। तो ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो हमने कहा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब स्थिर बिंदु आवेशों का मतलब ये इसके लिए कंडीशन है, ये शर्त है इस नियम के लिए कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, और दोनों आवेश बिंदु आवेश यानी सूक्ष्म आवेश होने चाहिए। ये कूलाम के नियम की क्या है, शर्त है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के, उन दोनों आवेशों की, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के, या कह सकते हैं उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा, अभी रिपीट करूंगा फिर से, तथा उनके बीच की दूरी के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा मान लीजिए कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहां से नियम को समझिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब दो आवेश हैं, दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर और बिंदु होने चाहिए, यानी स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, बिंदु आवेश यानी सूक्ष्म आवेश होने चाहिए। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अब दो आवेश है तो बल तो लगेगा, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं या उन दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों की मात्राएं क्या है Q1 और ये क्या है Q2, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिखा जाता है आमने सामने, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी क्या है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती संख्या नीचे लिखी जाती है। ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती से मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझो, P = 2 होता है जैसे F/A, उदाहरण से समझना। ठीक है, जैसे अगर F का मान मैं 200 ले लूं और A का मान 2, तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा 100। अब देखना P = F का मान मैं अगर 100 ले लूं और 2 ये पहले से, तो ये 50 हो जाएगा। और P का मान अगर मैं 150 ले लूं, ये नीचे 2 ही है, तो ये 75 हो जाएगा। इससे क्या समझे आप, जब F का मान 200 था तो P का मान कितना आया था 100। अब F का मान जब मैंने 100 कर दिया तो P का मान कितना आया 50, यानी ऊपर वाली वैल्यू घटी तो इसका मान भी क्या है, P का मान भी घट गया। अब यहाँ पे हमने बढ़ा दिया तो ये 150 कर दिया, 150 से P का मान जब बढ़ गया, ऊपर 100 मतलब ऊपर वाली वैल्यू F का मान जब बढ़ गया तो P का मान भी बढ़ गया। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू अगर ये बढ़ती है तो P का मान भी बढ़ता है, ऊपर वाली वैल्यू घटती है तो P का मान भी घटता है। तो इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती रिलेशन, यानी जब ये वैल्यू बढ़े तो ये भी बढ़े तो अनुक्रमानुपाती, यानी ये घटे और ये भी घटे तब भी अनुक्रमानुपाती।
अब उल्टा सिस्टम जब होता है तो कैसे, देखिए एक बार इसको भी समझ लीजिए। जैसे P बराबर 100/5 है, ठीक है, 5 से इसे काटोगे ये 20 आएगा। P इक्वल्स टू 100 नीचे वाली वैल्यू को मैं 10 कर दे रहा हूँ, तो काटेंगे तो ये 10 रह गया। यानी हमने ये समझा कि नीचे वाली वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं, नीचे वाली वैल्यू का मान बढ़ा देते हैं तो P का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ये उल्टा चल रहा है ना। एक बार फिर से देखिए, P बराबर 100, अब मैं नीचे वाली वैल्यू को घटा देता हूँ, 10 से 2 कर दिया तो घटा के कितना आया, 50। तो जैसे नीचे वाली वैल्यू को घटा देते हैं तो P का मान बढ़ जाता है। ये उल्टा चल रहा है, इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो इस नियम के अनुसार हमने देखा कि कोई दो आवेश Q1 और Q2 है, उनको एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है, तो उनके बीच में लगने वाला बल कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा कि नहीं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ कह सकते हैं माना कोई दो आवेश Q1 व Q2, माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात जानते हैं आप, जहां वायु नहीं होती, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात या कहाँ स्थित है, वायु में। माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित है, तब उनके बीच बल, तो इस बल, ये जो बल है इनके अनुसार लगेगा। तो जैसे Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके बीच में लगने वाला बल, क्योंकि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे लिख देते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ये प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह नहीं हटता है तो बराबर और कांस्टेंट आता है। तो F इक्वल्स टू, यहाँ बराबर और कांस्टेंट आ गया K, और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भाई साहब। अच्छा ध्यान दें, जैसे अब आपने ये पढ़ा यहाँ पर, ये K एक नियतांक है, कूलाम ने इसका मान निकाला प्रयोगों द्वारा। यहाँ K एक नियतांक है, यहाँ K एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक ऐसे कह सकते हैं। K एक नियतांक है, ठीक है। इसका मान K बराबर, यानी इसका मान जो है 1/4 पाई, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में भी बताऊंगा आगे में, एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू है, जो प्रयोगों द्वारा वैल्यू निकाली, वो आई 9 × 10⁹ ठीक है। और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका जो है मात्रक है। अब इसका मान इस समीकरण में रख दो, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। अब F इक्वल्स टू, इसमें K की जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे हम, तो 1 F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये इसका क्या बन गया बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एप्सिलॉन 4 पाई, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन ये क्या होती है, ये होती है बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, है एप्सिलॉन। इसका जो मान होता है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन 0 का होता है 8.85 × 10⁻⁻⁻12। मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकलता है इनका मान, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन को यहाँ ले जाएंगे और F को यहाँ ले आएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई और F आ गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये
एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक निकालोगे तो ये देखो, इसका तो कोई मात्रक नहीं, वो संख्या है ये तो, क्योंकि पाई का मान भी होता है, इसका 22/7 ये 4 है। एफ का मान, इसका मात्रक हो गया नीचे न्यूटन। अच्छा ऊपर में इसका मात्रक दे लो, इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया, तो सी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। एफ का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर होता है दूरी का, लेकिन स्क्वायर लगाया तो मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या होगा इसका, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब आगे ये इसका मात्रक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन दे देता है कि यदि दोनों आवेश, यदि दोनों आवेश, दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो। अब माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, तब तब इनके बीच बल, तब इनके बीच बल, तब इनके बीच बल। अब बल क्या लगेगा बेटा, एफ बराबर, बस के नीचे आ जाता है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ये जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा ये। अब यहाँ के क्या है, ये वाला के, ठीक है, ये क्या है, के बराबर है माध्यम का परावैद्युतांक। इसकी डेफिनेशन हम आगे कराने वाले हैं। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, इसका मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे वायु और निर्वात के लिए, वायु और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। ठीक है, अच्छा अचालक पदार्थों के लिए, अचालक पदार्थों के लिए, अचालक पदार्थों के लिए होता है 5 से 7, 5 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, धातुओं के लिए या धातुओं और चालकों के लिए, धातुओं और किसके लिए, चालकों के लिए, धातुओं या धातुएं क्या होती है, चालक होती है, चालकों के लिए जो की का मान होता है बेटा वो कितना होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। शुद्ध जल के लिए बच्चों, शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए कितना होता है, के बराबर क्या होता है, 81 होता है बच्चों शुद्ध जल के लिए। ठीक है, अब एक और बात पूछता है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इसका सदिश रूप क्या होता है। तो सदिश रूप का एक फॉर्मूला, इस मतलब जो है सदिश रूप क्या होता है बस ये पूछ लेता है। तो इसका सदिश रूप ये देख लीजिए, सदिश रूप, तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो बेटा एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 इंटू Q2/R²। अब एक बात बताओ, ये जो बल लगेगा ना, ये जो बल लगेगा Q1 और Q2 आवेशों के बीच में, वो मुझे एक बात बताओ आप, वो कैसे लगेगा। देखना अभी कंप्लीट नहीं है, यहाँ से ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा या आकर्षण लगेगा। तो इस रेखा पर ही तो लगेगा, आर पर, तार दूरी पर ही, तो या तो ऐसे लगेगा या ऐसे, इस रेखा पर लगेगा। तो ये जो बल होगा वो आर के अनुदिश होगा, आर की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ लगा देते हैं आर कैप। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम एक्स अक्ष पर चीजों को, जैसे जैसे एक्स अक्ष है ये, और ये वाई अक्ष, और ये जेड है। तो जब किसी सदिश को हम एक्स अक्ष पर डिनोट करते हैं तो आई कैप लगाते हैं, इस पे वाई पर करते हैं तो जे कैप लगाते हैं, और जेड अक्ष पर करते हैं तो के कैप लगाते हैं। क्योंकि ये जो भी, जैसे कोई भी सदिश होगा, जैसे 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप, यानी कुछ भी ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये 3i कहाँ देखेंगे आप, एक्स अक्ष पर देखेंगे, 2j कैप कहाँ देखेंगे, वाई अक्ष पर देखेंगे, 3k कैप ये देखोगे ये इस अक्ष पर देखोगे, जेड अक्ष पर। सेम, यानी जो जो बल है ना, ये जो बल है वो इस रेखा के अनुदिश लगेगा, इसलिए हमने ये क्या लगा दिया, आर कैप लगा दिया। तो इसका ये वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको कूलाम के नियम की शर्त पूछ ले, ये कूलाम के नियम के लिए शर्त क्या है, तो आप लिख देंगे कूलाम के नियम की शर्त क्या है।
तो कूलाम के नियम की शर्त, बेटा मैंने हर बात यहाँ कूलाम के नियम के बारे में आपको बता दी है। कूलाम के नियम की शर्त है, नियम की शर्त है। इसके बाद 2 डेफिनेशन और बची, बस इसके बाद क्लास ओवर करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बात होगी। ठीक है, कूलाम के नियम के लिए शर्त है, कूलाम के नियम के लिए शर्त है। पहली शर्त है, दोनों लिस्ट अप पे लग रहा है। चलो देखिए बेटा, कूलाम के नियम के लिए शर्तें देखो। पहली शर्त है कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। और दूसरी शर्त है, दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। बिंदु आवेश होने, सूक्ष्म आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात है, जो बची हैं 2 परिभाषाएं आपकी, जो मैं बताने वाला था आपको कि वैद्युतशीलता क्या है। वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता और माध्यम का परावैद्युतांक, यानी परावैद्युतांक क्या है। ये 2 बातें और बची हैं, ये और कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्लास ओवर होगी, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। ये पहले इसको देख लीजिए, वैद्युतशीलता क्या है। तो देखो, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता वह माप है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता वह माप है, वह माप है जो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के, जो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर विरोध की माप को दर्शाती है, विरोध की माप को दर्शाती है। ठीक है, अब जैसे कोई पदार्थ है, उसमें जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जैसे मान लो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन्हें हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु में क्या होता है बच्चों, कि ये इस प्रकार से परमाणु व्यवस्थित होते हैं, तो इनके बीच में जो खाली स्थान, क्योंकि गोल गोल होते हैं परमाणु, गोलाकृति के होते हैं, तो इनमें बीच में खाली जगह हो जाती है, इसे अंतरा परमाणु का अवकाश कहते हैं। तो इनमें ये जो परमाणुओं में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल निकल करके इन खाली स्थानों में आ जाते हैं, जिनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब इसमें धारा या कोई बैटरी लगाई जाएगी, धारा प्रवाहित की जाए या बैटरी लगाई जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन ये इनसे टकराएंगे, तो जो धारा है, एक्चुअल जो धारा वहां से आ रही है, वो मतलब जो सेल से निकल रही है, वो एक्चुअल धारा नहीं बहेगी, कुछ इसमें विरोध भी होगा इसका, क्योंकि ये टकराएंगे इधर उधर। तो क्या कहा हमने, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता वह माप है जो उसमें उसमें क्या नहीं, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर विरोध की माप को दर्शाती है। इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आया आपका परावैद्युतांक। ये परावैद्युतांक क्या होता है ये समझ लो। देखो, ये माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। यहाँ निर्वात हो यानी वायु, सॉरी, जब निर्वात हो जहाँ वायु नहीं होती उसे निर्वात कहते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट कहलाता है। ये हो गई माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी कोई भी माध्यम है तो माध्यम की क्या हो गई, वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गई, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, इनका जो अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इनकी जो वैल्यू आती है, जो मान आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। यहाँ से परिभाषा बन जाती है कि माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं।
माध्यम का क्या कहते हैं बच्चों? परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसे के से डिनोट करते हैं, इसे के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। के बराबर बन जाएगा फॉर्मूला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन का जो मात्रक होगा वही एप्सिलॉन नॉट का होगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है भाई साहब, इसका कोई मात्रक नहीं होता प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हुई आपकी आज की क्लास। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है आपका, कोई दिक्कत है, मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।